नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायो मंत्र के YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग के पार्ट नंबर 10 की। और आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा पूंज विधि मतलब बल्क मेथड। इससे पहले हम वंशावली विधि पैडिग्री मेथड की और जो कि संकरण के अंदर 4 टॉपिक आते हैं उसमें से आज का हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही शानदार तरीके से इस टॉपिक को समझने वाले हैं। बिल्कुल आपका ध्यान बोर्ड के ऊपर होना चाहिए, वीडियो को एंड तक देखना है आपको, क्योंकि मैं एंड में आपको ट्रिक बताने वाला हूं। ठीक है, जिससे आपको ये बहुत ही शानदार तरीके से लाइफ टाइम तक आपको याद रह जाएगी। ठीक है, कभी नहीं भूलोगे इस चीज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बल्क मेथड को, पूंज विधि को। आखिर सबसे पहले इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? पूंज विधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ध्यान रखना है, निल्सन एहिल ने सन 1908 में किया था। इसमें विसंयोजित पीढ़ियों को पूंज के अंदर उगाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। यहां पर सबसे पहले जो है इसका प्रयोग किसने किया था पूंज विधि का? तो सर्वप्रथम प्रयोग निल्सन एहिल ने किया था भाई। कब किया था? सन 1908 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर जो है विसंयोजित पीढ़ियों को कहां पे उगाया जाता है? पूंज के अंदर उगाया जाता है। अरे लाड़ा, बात समझ में आई? कह रहे हैं ये याद रह जाएगी क्या? अरे निल्सन एहिल 1908 में। ठीक है, बात करें इसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, प्रोसीजर की बात करते हैं भाई। किसकी बात करते हैं रे? अरे प्रोसीजर की बात करते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है? यहां से तो क्वेश्चन पूछा जाता है लाड़ा। अरे यहां से तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम इसमें क्या लेंगे? जनक लेंगे भाई। क्या लेंगे? जनक लेंगे। ध्यान से समझना, पूरा फोकस जो है बोर्ड के ऊपर होना चाहिए, एक एक शब्द समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो जनक लेंगे। सबसे पहले जनक मैंने ले लिया, यहां पे ये जनक ले लिया इस तरीके से। इसके अंदर मैं क्रॉस करवा दूंगा भाई। ये है मेल और ये है फीमेल। बात समझ में आ गई है? इसको मैं P1, इसको मैं P2 कह दूंगा। ठीक है, सबसे पहले नंबर में हमने क्या किया है? जनकों का चयन किया है दोस्त। अरे क्या किया है? जनकों का चयन कर लिया है। अब क्या करेंगे यहां पर? अरे भाई अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? करने क्या वाले हैं? यहां पर होगा संकरण। यहां पर होगा क्या? संकरण। और संकरण से मिलेगी हमें क्या? F1 जनरेशन। क्या मिलेगी दोस्त? अरे पेरेंट्स से। यहां पर ये फर्स्ट साल के अंदर तो हमने क्या किया है? पहले साल के अंदर तो हमने जनक लिए हैं, जनक लिए हैं। ठीक है, जब इनके अंदर हमने संकरण करवाया तो क्या मिला? F1 मिला है। क्या मिला है? F1 मिला है। और साल कौन सा? दूसरा। कौन सा साल है? दूसरा है। अब इसके अंदर होगा क्या है? सबसे मेन बात आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर कभी भी चयन नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है? कभी भी पौधों का चयन नहीं किया जा सकता है। या हम कह दूं यहां पर नो सिलेक्शन। इस F1 पीढ़ी के अंदर कभी भी पौधों का चयन नहीं होगा। आप पूछोगे सर कशियां? अरे तो अभी देख कशियां। देखिए मेरी बात सुनो, जब हम लेते हैं मेंडल का जब नियम पढ़ते हैं हम, तो यहां पर एक तो लेते हैं लंबा और एक लेते हैं बोना। क्या लेते हैं? अरे बोना लेते हैं। एक तो लेते हैं टोल और एक लेते हैं ड्वार्फ। तो जब इसके बीच में हम संकरण करवाते हैं तो हमें मिलता है, एक तो इससे जाएगा, एक इससे आएगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या है मेरे भाई? ये F1 जनरेशन है कि नहीं है? अरे भाई है ना F1 जनरेशन। तो इसमें तो सारे पौधे कैसे हो गए? अरे इसमें सारे पौधे कैसे हो गए? लंबे, मतलब टोल प्राप्त हुए। तो एक जैसे पौधे हैं तो चयन किसका करेगा? अरे चयन किसका करेगा भाई? तो यहां पर इसलिए हम कहते हैं कि F1 जनरेशन के अंदर पौधों का चयन नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि सारे पौधे एक जैसे प्राप्त होते हैं। आगे क्या बात समझ में? अब करेंगे क्या कि F1 जनरेशन के अंदर जो सीड्स मिले हैं हमें, उनको हम वापस से क्या करवाएंगे? इनका स्वपरागण करवाएंगे भाई। क्या करवाएंगे? स्वपरागण करवाएंगे, मतलब सेल्फ पोलिनेशन करवाएंगे। ठीक है, और इनके अंदर हम क्या करेंगे? इनके बीजों को एक समुचित दूरी पर उगाएंगे। समुचित दूरी पर उगाया जाता है। अब समुचित दूरी पर उगाया जाता है क्यों भाई? अरे इसका भी तो कोई रीजन होगा ना। अरे हमारा दादाजी कोई रीजन तो को देखो, समुचित दूरी पर इसलिए उगाया जाता है ताकि जैसे मान लो जो न्यूट्रिशन वगैरह होते हैं मिट्टी के अंदर, अच्छी तरीके से प्लांट एब्जॉर्ब कर पाए और उसका विकास अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है, आगे हम बात करें कि इसको अच्छी तरीके से सारे के सारे जो प्लांट के पार्ट होते हैं उनको प्रकाश मिल पाए, लाइट मिल पाए, ताकि फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो। ठीक है, तो सारी क्रियाएं प्राप्त करने के लिए या संपन्न करवाने के लिए हम क्या करते हैं? समुचित दूरी पर इनको
उगाते हैं। अब बात करें यहां पर देखो स्वपरागण हमने करवा लिया, ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए आगे बात करते हैं अपन, स्वपरागण कराते हैं हमें क्या मिलेगा, यहां से वापस से पादप मिलेंगे, अरे वापस से पादप मिलेंगे और वापस से पादप मिलेंगे, तो इनको हम कह देंगे जो इनसे प्राप्त होंगे F1 से उनको कहते हैं F2। और F2 मतलब साल कौन सा, तो तीसरा साल। कौन सा साल रे, अरे तीसरा साल है कि नहीं है। और तीसरे साल के अंदर हम करेंगे क्या, देखिए इसके अंदर भी कोई सिलेक्शन नहीं होगा, नो सिलेक्शन, नो सिलेक्शन, कोई सिलेक्शन यहां पर नहीं होगा, ध्यान रखना है। और इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है भाई, और वो बात क्या है, देखिए इसके अंदर जो है पूंज के अंदर ही कटाई की जाती है, ध्यान रखना है आपको। पूंज में पौधों की एक साथ, पूंज में पौधों की एक साथ कटाई या हार्वेस्टिंग की जाती है, कटाई की जाती है। बात याद रह जाएगी क्या मेरे दोस्त, अरे बात याद रह जाएगी क्या। चलो बात करते हैं आगे, इंपॉर्टेंट यहां पर देखो, इसके अंदर से वापस अपन क्या करवाएंगे, स्वपरागण करवाएंगे, वापस इसका संकरण इन्हीं से करवाएंगे। और स्वपरागण जब हम करवाते हैं तो वापस से हमें क्या मिलेंगे, पादप मिलेंगे, और पादप मिलेंगे तो ये बात ध्यान रखना है आपको कि यहां से वापस से पादप मिल गए, और इन पादपों को हम क्या कहेंगे, F3, क्या कहेंगे, F3 जनरेशन। आगे बात करें हम कि ये कौन सा ईयर आएगा, तो ये चौथा ईयर आ गया। आगे करें, इसके बाद में हम चलते हैं कि 4 ईयर से ध्यान रखना है आपको, 4 साल से 7 साल तक, 4 साल से 7 साल तक मतलब कुल 3 सालों तक हम क्या करेंगे, इसी F2 जनरेशन को दोहराएंगे। ध्यान रख लेना, यहां पर लगा लेना नोट लगा लेना। याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपको क्या करना है, यहां पर देखिए सबसे पहले जनक लिए, जनकों का संकरण करवाया, F1 जनरेशन प्राप्त की, ठीक है, कोई सिलेक्शन नहीं, क्यों नहीं, तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। वापस से F2 जनरेशन आए, F2 जनरेशन का स्वपरागण करवा दिया, F3 जनरेशन आपने प्राप्त कर ली। अब क्या करना है, ये तीसरा साल हो गया, अब 4 से 7 साल तक मतलब 3 साल तक क्या करवाना है, 3 साल तक F2 को दोहराना है। F2 को क्या करना है, अरे मेरे दोस्त दोहराना है, सबसे बेस्ट ट्रिक है। 3 साल तो ये गायब इसके हो जाते हैं। इसके बाद में अब देखो सेम टू सेम वही कंडीशन आएगी, कोई चेंजेस नहीं होगा। अब एक और बात मैं यहां पर आपको समझा देता हूं, 7 साल अपने कंप्लीट हो चुके हैं, यहां से मैं लिख देता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, याद करने की तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, लिख देता हूं। देखिए इसके अंदर वापस से स्वपरागण करवाएंगे, और स्वपरागण करवाने से क्या होगा, वापस से हमें पादप मिलेंगे, और इन पादपों के अंदर क्या करेंगे, ठीक है, वापस वही क्रिया दोहराएंगे। यहाँ पर तो कोई सिलेक्शन नहीं होगा, पूंछ में पौधों को एक साथ हम काट लेंगे, ठीक है। F4 जनरेशन आ गया, और साल कौन सा, 5वां साल, ठीक है। वापस से स्वपरागण करवाया, ठीक है, स्वपरागण करवाने से क्या मिला, पादप मिले, और पादप मिले तो कौन सी पीढ़ी हो गई, F5, और F5 मतलब साल कौन सा, 6 ईयर, ठीक है। आगे वापस से हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, और सेल्फ पॉलिनेशन से फिर वापस हमें क्या मिलेगा, पादप मिलेगा, और पादप कौन सी पीढ़ी, F6, और F6 साल कौन सा, 7वां साल। आगे क्या बात समझ में लड़ा, अरे आगे क्या इतनी बात समझ में, यहां पर भी F2 को क्या करेंगे, F2 को दोहराएंगे। आगे करें वापस यहां पर भी क्या करेंगे, F2 को दोहराएंगे, ठीक है, F2 को दोहराएंगे, यहां पर भी F2 को क्या करेंगे, दोहराएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। आगे की नहीं आगे बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं हम, इसके साथ थोड़ा सा आगे यहां पर ले लेते हैं हम। देखो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा यहां पर, तो ये 7 साल और F6 जनरेशन हमारे सामने यहां पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि एकल पादप संततियों का क्या करना है, चयन करना है, एकल पादप संततियों का चयन करना है। अब देखिए यहां से साल कौन सा आ गया, अरे भाई साल कौन सा आ गया, 8वां साल आ गया ना, और जनरेशन कौन सी आएगी, F7 जनरेशन आ जाएगी, ठीक है। यहां से हम क्या कर लेंगे, ये वापस से हमें क्या मिले, पादप मिले, ठीक है भाई, इसमें संकरण करवाया तो इससे वापस क्या मिलेंगे, पादप मिलेंगे, और इन पादपों में हम क्या करेंगे, वापस से एकल पादप संततियों का चयन करेंगे, एकल पादप संततियों का चयन करेंगे। भाई चयन कर लिया क्या रे, अरे चयन कर लिया क्या, जैसे मान लो मैंने ये चयन कर लिया, एक पादप ये इस तरीके से चयन मैंने कर लिया। यहाँ पर जो है 35 से 35,000 पादपों को उगाते हैं, जिसमें से सिर्फ 3 से 5,000 पादपों का चयन किया जाता है।
ठीक है। और फिर उसके बाद में हम करेंगे क्या, देखिए जनरेशन कौन सी आएगी आपके पास में, एकल पादपों का चयन कर लिया आपने, ठीक है। अब आपके पास में इस तरीके से इनको अलग अलग रेखाओं के अंदर या अलग अलग लाइनों में इनको उगाना है, ठीक है। इसको हम कहते हैं यहां पर कि उन्नत लक्षण प्रारूपों का चयन, उन्नत लक्षण प्रारूपों का चयन कर लिया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या रे? अरे F8 यहां पर जनरेशन आ जाएगी और साल कौन सा रे, अरे साल कौन सा, नवा साल आ गया, ठीक है। इसके बाद में आपको पता हो तो हम जो है ना यहां पर 10 से यहां पर हम 10वां साल पढ़ेंगे। देखो 10वां साल यहां से आ जाएगा, 10वां साल, और जो जनरेशन आएगी वो आएगी F9। कौन सी जनरेशन आएगी, F9। और इस F9 के अंदर हम क्या करते हैं, पहला परीक्षण करवाते हैं जिसका नाम है प्रारंभिक उपज परीक्षण, ठीक है। 2 परीक्षण होंगे यहाँ पर। तो पहला परीक्षण जो कि 1 साल का होता है, इस तरीके से हम यहाँ पर पादपों को लेंगे और पहला परीक्षण हमारे पास में होगा प्रारंभिक उपज परीक्षण, या इसको हम कह सकते हैं क्या, इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रीलिमिनरी ट्रायल, प्रीलिमिनरी ट्रायल, ठीक है। प्रीलिमिनरी ट्रायल कह सकते हैं। इसके बाद अब चलते हैं आगे। अब 3 साल का टेस्ट होता है, आपको पता हो तो उसका नाम है कौन सा, समन्वित उपज परीक्षण, सेंट्रल वेराइटल ट्रायल, ठीक है। अब ये तो 1 साल का होता है भाई, कितने साल का होता है, 1 साल का होता है, 1 साल का होता है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। अब कितने साल का होता है, ये 3 साल हो गए। कितने साल हो गए दोस्त, अरे 3 साल हो गए मेरे लाडा, अरे गुरु देखो इधर 3 साल हो गए, कितने साल हो गए। और तीसरे साल में हम क्या करवाएंगे, देखो यहाँ पर इसके अंदर जो है ना कौन सा परीक्षण करवाएंगे, समन्वित उपज परीक्षण करवाएंगे दोस्त। कौन सा परीक्षण, समन्वित उपज परीक्षण, इसको हम कहते हैं सेंट्रल वेराइटल ट्रायल, ठीक है। आगे बात समझ में, देखो जनरेशन कौन सी, F10, कौन सी जनरेशन, F10, साल कौन सा, अरे साल कौन सा भाई, F10 से यहां पर होगा 12, F10 से F12, ठीक है। अब साल कौन सा जाएगा, 11 से, अरे 11 से कौन सा, 13 तक, ठीक है। साल कौन सा जाएगा, 11 साल से 13 साल तक आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। 3 साल तक ये परीक्षण किया जाता है। इसके बाद में भाई साहब ये दोनों, जब कोई भी किस्म इन दोनों के अंदर सफल हो जाती है तो उस किस्म का क्या कर लेते हैं हम, अरे भाई उस किस्म का क्या कर लेते हैं, 14वें साल के अंदर 14 ईयर में क्या कर लेंगे, उसका हम गुणन करवा लेंगे उसका, और गुणन करके किसानों में उसको वितरित कर देंगे। तो ध्यान रखना है आपको, मल्टीप्लीकेशन करवा दिया हमने, और मल्टीप्लीकेशन करवाने के बाद में उसका क्या करवा देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे, उसको क्या करवा देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे। तो ध्यान रखना है, गुणन और वितरण यहाँ पर हम करवा देते हैं ताकि उसका किसानों को लाभ प्राप्त हो सके। अब भाई लगाओ यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहली चीज तो इस विधि के अंदर जो है ना, हमने कहीं पर भी जो है कोई हमारी तरफ से कोई जुगाड़ नहीं लगाया है इसके अंदर। इसके अंदर देखो जो हम नई किस्म तैयार करते हैं उसके अंदर किया क्या जाता है, ये एक प्रकार का नेचुरल, जो हम यहाँ पर ये 4 से 7 साल पढ़ते हैं ना, देखो ये बार बार क्यों करवा रहे हैं, अरे भाई इतनी ज्यादा करवाने की जरूरत क्या है, 4 साल तक हम जो करवा रहे हैं, 4, 5, 6, 7, ये 4 साल तक हम जो करवा रहे हैं, ये बेवकूफ की तरह बेवकूफ क्यों बन रहे हैं तुम, ठीक है। तो भाई साहब बेवकूफ नहीं बन रहे हैं, इसका मेन मोटिव है पूंज विधि का मेन मोटिव क्या है, नेचुरल सिलेक्शन करवाना। क्या करवाना, नेचुरल सिलेक्शन करवाना। प्रकृति के द्वारा हमें क्या बनानी है, नई किस्म बनानी है भाई, ठीक है। आगे क्या बात समझ में, तो ध्यान रखना है आपको, मेन मोटिव जो है इसका क्या है, मेन मोटिव, इस विधि का मेन मोटिव है भाई नेचुरल सिलेक्शन। अब देखो इसके अंदर भी नेचुरल सिलेक्शन के अंतर्गत हम क्या करेंगे, हमारी तरफ से कुछ जुगाड़ लगाएंगे इसके अंदर। और जुगाड़ क्या है कि आर्टिफिशियल कंडीशन देंगे इसको, हम सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, आर्टिफिशियल कंडीशन इसको देना है, प्रोवाइड करवाना है। कि सर आर्टिफिशियल कंडीशन कैसे आप प्रोवाइड करवाओगे, तो ध्यान से सुन भाई, वीट की कोई भी किस्म है, ठीक है, वीट का कोई भी पादप है, वीट के अंदर हमेशा हम देखते हैं कि ज्यादातर जो डिजीज होता है ना, वो होता है रस्ट डिजीज। कौन सा डिजीज, रस्ट डिजीज। अब आपको करना क्या है
कि रस्ट डिजीज, जैसे वीट की किस्म को ले रहे हैं अपन यहाँ पर रेस्ट बना रहे हैं, तो रस्ट डिजीज जब किस्म के अंदर लगेगा तो हम उसको क्या करेंगे, रस्ट डिजीज रेसिस्टेंस बनाएंगे, ठीक है, ताकि उसके अंदर वह रस्ट वाला जो डिजीज है ये दोबारा से ना लगे, ठीक है। तो इसके अंदर किया क्या जाता है, रस्ट डिजीज रेसिस्टेंस बनाने के लिए यहां पर जैसे ही हमारे पास में इस फसल को उगाया जाएगा, इस फसल को उगाया जाएगा, यहां पर किया क्या जाता है, देखिए इसके अंदर किया क्या जाता है, जो रस्ट डिजीज का हमारे पास में यहां पर जो रस्ट डिजीज मेन मोटिव ये भी है, ठीक है, रस्ट डिजीज रेसिस्टेंस, रस्ट डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट हमें उगाना है, मतलब प्राप्त करना है, रस्ट स्पोर का क्या करना है, स्प्रे करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये रोग इन पादपों के अंदर हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा पादप खराब हो, ठीक है, जिससे क्या होगा कि पादप के अंदर अलग ही प्रकार की एनर्जी आएगी, ठीक है, खुद की एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ताकि भविष्य में कभी भी वो रोग उसके पास में आए तो उस रोग से उसको कोई नुकसान नहीं हो, ठीक है, अधिक मात्रा में हमें उपज मिल सके, ठीक है, किसी भी कंडीशन में वो प्लांट ग्रो कर सके, इसलिए हम इसको यहां पर आर्टिफिशियल कंडीशन देते हैं। इसके अंदर भी सेम ऐसे ही करेंगे, स्प्रे करेंगे रस्ट स्पोर का, सेम इसके अंदर भी आपको क्या करना है, स्प्रे करना है, किसका, रस्ट स्पोर का स्प्रे करना है, ताकि इसके प्रति जितने भी हानिकारक पादप होंगे, इसके प्रति जितने भी नुकसानदायक पादप रहेंगे वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, और जो इससे रेसिस्टेंस रहेगा वही पादप क्या होगा, आगे ग्रो हो पाएगा। सेम टू सेम इस तरीके से हमें क्या करना है, इसके अंदर भी आर्टिफिशियल कंडीशन अप्लाई करनी है, सेम इसके अंदर भी आर्टिफिशियल कंडीशन अप्लाई करनी है। तो जितनी बार आप इस कंडीशन को अप्लाई करते हो उतना ही पादप आपके पास में अच्छा आता है। यहां पर जो नेचुरल सिलेक्शन होता है, इसके अलावा दो सिलेक्शन और होते हैं। दो सिलेक्शन कौन कौन से, पूंज विधि को हम तीन तरीके से पढ़ सकते हैं, या तीन तरीके से इसको हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पादप को बनाने के लिए, ठीक है। देखो एक तो होता है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म के अंदर आपको ध्यान रखना है भाई, शॉर्ट टर्म के अंदर 6 से 8 जनरेशन ही आती है। कितनी जनरेशन आती है, यहां से ध्यान रख लो आप, तो शॉर्ट टर्म अगर आप करवाते हो तो 6 से 8 जनरेशन इसके अंदर आती है। कितनी जनरेशन आती है भाई, अरे 8 जनरेशन आती है, 6 से 8 जनरेशन, ठीक है। और नेचुरल सिलेक्शन के अंदर आपको पता है आर्टिफिशियल कंडीशन इसमें अप्लाई करेंगे, और इसके अंदर टोटल कितनी आती है, 14 जनरेशन आती है भाई। कितनी, यहां हम कह रहे हैं कि इसके अंदर 12 जनरेशन आती है। कितनी जनरेशन आती है, 12 से 13 जनरेशन इसके अंदर आती है। बात करें लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म सबसे खतरनाक है, बहुत कम किया जाता है, बहुत कम साइंटिस्ट इसको एडवाइस करते हैं, ठीक है, इसको नहीं करवाते हैं। ज्यादातर शॉर्ट टर्म और ये आर्टिफिशियल कंडीशन ही अप्लाई की जाती है, नेचुरल सिलेक्शन ही किया जाता है। इसके अंदर देखो क्यों खराब है, क्योंकि इसके अंदर 30 जनरेशन होती है। कितनी जनरेशन होती है दोस्त, अरे 30 जनरेशन होती है। तो इस वजह से देखो यहां पर सारी चीजें इस तरीके से कवर हो जाती है। इसके साथ अगर हम देखें कि एक टेलीग्राम पे मेरे पास मैसेज आया था एक स्टूडेंट का कि सर जो F1 जनरेशन हम बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें जो F है इसका मतलब क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। F का मतलब होता है फेलियर। क्या होता है भाई, अरे F का मतलब होता है फेलियर, और फेलियर तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि कभी नाम ही नहीं सुना। देखो आगे बढ़ते हैं, इसके प्रोजेनी भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं प्रोजेनी। प्रोजेनी समझ में नहीं आया, चलो और बताता हूं मैं। इसको कहते हैं संतान। अरे अब तो आ गया दादा समझ में, इसको कहते हैं क्या, संतान। तो ध्यान रखना है, F का मतलब होता है प्रोजेनी मतलब संतान, और 1 का मतलब होता है कि कौन सी जनरेशन, पहली जनरेशन। कौन सी जनरेशन, पहली जनरेशन। आगे क्या बात समझ में है, अरे F1 का फंडा क्लियर हो गया क्या रे, F1 का फंडा क्लियर हो गया क्या, स्क्रीनशॉट ले लियो, ठीक है। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जनकों का चयन करना है। F1 आएगी, ठीक है, F2 आएगी, समुचित दूरी पे आपने उगा दिया। F1 में सेम टू सेम उसी का क्या करवा दो, संकरण करवा दो, ताकि आपको F2 मिल जाए, ठीक है। F2 के बाद में आपको क्या करना है, F3 लेनी है, ठीक है। F2 आ जाएगी, मतलब 3 साल हो जाएंगे। 4 से 7 तक ध्यान रखना है, 3 साल का। ये हम F2 को क्या करते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, ठीक है, 3 साल तक, 4 साल तक, ठीक है।
4 5 6 7 4 साल तक करते हैं ये। उसके बाद में ध्यान रखो यहां पर एकल संततियों का चयन कर लो। किसका कर लो? एकल संततियों का चयन कर लो। उसके बाद में करना क्या है भाई, उन्नत लक्षणों के जो पादप हैं उनको अलग कर लो, ठीक है, उनका भी चयन कर लो। उसके बाद में देखो 2 परीक्षण आते हैं, प्रारंभिक और समन्वित परीक्षण। उसके बाद क्या कर दो, अरे भाई गुणन और डिस्ट्रीब्यूट कर दो, किसानों को लाभ मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। हमने प्लेलिस्ट के अंदर प्लांट पैथोलॉजी, टिड्डा, बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट ब्रीडिंग की जो है कंप्लीट तरीके से वीडियो बना रखी है, और प्लांट ब्रीडिंग अभी चल रहा है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उन सबको देख लीजिए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, अच्छे से आपको नॉलेज मिल सके। इसी तरीके से मैंने समझाया सभी वीडियोस के अंदर। तो दोस्तों मिलता है फिर से नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए।